नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम लोग कल उपनिवेशवाद के प्रथम और द्वितीय चरण बात कर रहे थे और आज हमें आखिरी इसका मंतव्य समझना था। हमने इसे एक टाइम लैप्स में बांट रखा था जिसमें कि हम तीसरे चरण को पढ़ने वाले थे और इस चरण में हम पढ़ेंगे कि वित्तीय पूंजीवाद का चरण किस हिसाब से आगे बढ़ा था भारत में और उस टाइम पीरियड को हमने ले रखा था। हम बात कर रहे थे उपनिवेशवाद के तृतीय चरण की, जो हमने बांट रखा था अध्ययन की सुविधा के लिए। वो हमने 1861 टू 1947 तक का रखा था। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिलेगा, इसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार देखने को मिलेगा, इसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वार भी देखने को मिलेगा और इसमें आप पाएंगे कि इन दोनों वर्ल्ड वार के बीच में अंग्रेज़ों का जो एंगेजमेंट इन दोनों वार में था वो बहुत ज़्यादा था। और ऐसे में चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया और ऐसे में इस वारफेयर के दौरान जिस समय ये वार चल रहे थे, अंग्रेज़ों को सहायता कहाँ से मिल रही थी और इसमें भारतीय पूंजीपति वर्ग इसमें किस प्रकार से सहायक हुआ इनके लिए, और आगे चल के भारतीय पूंजीपति वर्ग जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है भारत में, वो किस स्थिति में है, इस पर भी बात कर लेंगे। इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इसी दौरान जो है कि रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। कल मैंने आपको बताया था रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। मैंने एक बात कही थी कि और बहुत सारे लोग का रेलवे के विकास में योगदान रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार या विकास अगर रेलवे में हुआ है तो उसके लिए एकमात्र नाम कर्जन का लिया जा सकता है, जिसका दौर 1905 के आसपास था। ठीक है, इस टाइम पीरियड के भीतर ही आ गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ कथन जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिस समय रेलवे भारत में अपना पांव पसार रही थी, उस समय कुछ इंग्लिशमैन्स और कुछ भारतीय विचारक जो हमारे थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, जिसमें हम पहले ही बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की, जिससे हमें क्लियर रहेगा। हम बात कर रहे हैं रेलवे के विकास पे लोगों की टिप्पणियों की। तो इसमें सबसे पहले अगर हम नाम लें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जिस देश में लोहा और कोयला पास पास हो, उस देश में औद्योगिक विकास जो कि रेलवे के लिए होंगे, आधुनिकी तौर पे अपने आप स्वतः डेवलप हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। वहाँ के लोगों की आर्थिक निर्भरता बाकी जगहों से कम होगी और रेलवे के विकास के लिए सहायक जो उद्योग होंगे वो अपने आप वहाँ पनप जाएंगे। इसके साथ साथ एक विचारक थे वहाँ के अर्नोल्ड ने कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि जो काम अकबर, ये बात हो रही है कि रेलवे का जब डेवलपमेंट हो रहा है, विस्तार हो रहा है भारत में, पहुंच जब बन रही है, उस समय लोगों ने अपने पत्रिकाओं में या अपने स्टेटमेंट के माध्यम से क्या कहा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्नोल्ड ने कहा कि अकबर ने अपने उदारता के बावजूद जो कार्य नहीं किए, वो काम भारत में रेलवे कर देगी। इस पर एक पत्रिका थी सहचर पत्रिका ने लिखा, ये हमारे लिए हथकड़ी की जैसी है, भारत को बांध देगी। कुछ मामले में सही भी था, आगे चल के इसको हम भी देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने इसे कहा कि यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, इसका भारत में कोई भी काम नहीं है। यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, सजाने जैसा है, उसका और ब्यूटिफिकेशन करने जैसा है। जबकि पत्नी की हालत यह है, उस संदर्भ में लें तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, जो कि उसका शोषण हर तरीके से किया जा रहा था, ऊपरी तौर पर जो है कि उनका अलंकरण किया जा रहा था। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा इसके बारे में जो थे। ठीक है, रेलवे के विकास में आपने स्टेटमेंट देख लिए और अब सीधे आ जाइए वर्ल्ड वार फर्स्ट पे। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड दोनों के टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट और सेकेंड दोनों पे
भारत आने वाले जितने भी माल थे ये ब्रिटेन से आते थे, ठीक है। ब्रिटेन से कहाँ आते थे? भारत। और अब चूंकि इंग्लैंड इसमें बिजी था, इस वजह से यहाँ पे उनका माल नहीं आ पा रहा था, सप्लाई चेन बाधित हो रही थी, लगभग उपनिवेशों में ब्रिटेन की पहुंच कम हो रही थी उनके माल पहुंचाने के संदर्भ में, नियंत्रण भी हल्का पड़ रहा था। इस मामले में साउथ अफ्रीका हो, भारतीय साम्राज्य हो या विश्व के अन्य उपनिवेश जो कि इनके द्वारा औपनिवेशिक राज्य बन चुके थे, उनके यहाँ इनकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो रही थी। ऐसे में ब्रिटेन को अपने वारफेयर के दौरान, युद्ध के दौरान भारत से मिल रही सहायता, यानी कि जो सहायता मिल रही थी वो भारत से मिल रही थी। अब देखिए, चाहिए हथियार, गोला, बारूद, आप जो भी नाम लेना चाहें, और इन सब के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो है शोरा। शोरा इज अ केमिकल पिगमेंट जो कि आपको यूज होता है, इन सब के एक्सप्लोजिव में आपको यूज आता है। शोरा की आवश्यकता अंग्रेजों को थी युद्ध में लगातार बढ़त पाने के लिए, और शोरा की आपूर्ति भारतीय पूंजीपतियों और भारतीय व्यापारिक वर्ग के द्वारा किया जा रहा था। और इस समय तक भारत में मात्र 2 या 3 गिने चुने नाम थे, जिनमें कि एक टाटा और कुछ जो है कि बिरला के अपने जो कि कुछ प्रतिष्ठान थे, जिनसे कि शोरा उपलब्ध कराया जा रहा था अंग्रेजों को। अब लगातार मिल रही सहायता से अंग्रेज जो है कि थोड़े से ओब्लाइज्ड हुए, और ऐसे में 1960 का दौर है, और इस समय सबसे पहले एक कमीशन का गठन किया गया। सबसे पहले एक कमीशन का गठन किया गया जो कि फिस्कल कमीशन था, फिस्कल कमीशन, और इसके द्वारा भारत में उद्योगों को और फलने फूलने के लिए धन आवंटन करने की बात की गई थी। और फिस्कल कमीशन पहली बार 1916 में गठित किया गया और उद्योगों को विकास या संवर्धित करने के लिए इसे किया गया था। टाटा इसकी आपूर्ति करा रहे थे, बिरला इसकी आपूर्ति करा रहे थे। जो चीज भी अंग्रेजों को चाहिए थी भारतीय से सहायता के रूप में, वो उन्हें उपलब्ध करा दे रहे थे टाटा और बिरला। साथ ही साथ एक और चीज देखिए, इस दौरान 2-3 चीजें घटी, ठीक है। जो चीजें अंग्रेजों को चाहिए थी वो तो मिल रही थी, ये अंग्रेजों के पक्ष के लिए अच्छा था, लेकिन भारतीय संदर्भ में, भारतीय उपनिवेश यानी कि हम देसी लोगों के लिए और अच्छा क्या हुआ, भारतीय जो पूंजीपति वर्ग है उनको भारतीयों का ही एक बड़ा बाजार मिला, एक बड़ा बाजार मिला, जिससे कि आपूर्ति ज्यादा हुई, उनका विक्रय ज्यादा हुआ, और ये लोग अपने जो उनका लाभांश है अपने पास रखे, और बाकी चीजों को इन्होंने अपने यहाँ चीजों को डाला भी उस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इनको एक बड़ा बाजार मिल रहा है, साथ ही साथ इनकी मांग अन्य जगहों पर भी बढ़ रही है, जो कि ब्रिटेन की सहायता यानी कि यहाँ पे कंपनी की सहायता से अन्य उपनिवेशों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इस दौरान बहुत सारी चीजें, जैसे कि यू बोट एक चीज थी, यू बोट को बनाया गया, इसका आकार यू जैसा था इसलिए इसका नाम यू बोट पड़ा। 1916 में कमीशन ये बनाया गया, लेकिन इसके साथ ही साथ सहयोग से जो कि ब्रिटेन वासी या कंपनी बहुत ज़्यादा ओब्लाइज्ड हो गई थी, इसके साथ ही साथ इन्होंने और भी काम किए। इन्होंने एक कमीशन बैठाया इंग्लैंड में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत में कर को कम किया जाए और यहाँ पे उद्योगों के संवर्धन हेतु कुछ नए प्रकार से चीज़ें की जाएं, जिसको कि आगे चल के उद्योगों के लिए सबसे अच्छा माना गया। जैसे यहाँ पे रविवार की छुट्टी, काम के घंटे निर्धारित करना और अन्य चीज़ें इसमें शामिल की गई, जो कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या इस दौरान भारत को मिलने वाले लाभ में से या कुछ रियायतों में से एक था, जो कि भारत के लिए निश्चित तौर पे सकारात्मक चीज़ें लेके आया था। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, इसी दौरान रेलवे जो कि भारत में बढ़ रही थी, इसमें और चीज़ें क्या हुई। अब देखिए, जब भारत में रेलवे बढ़ रही है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, तो इसके अपने बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो मेजर इफेक्ट हैं वो पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसके सामाजिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक प्रभाव देखना चाहें तो क्या हो सकता है। देखिए, जब भी कोई चलती है ना तो उसके दो मेजर हिस्से होते हैं, एक जो हमें सामने दिख रहा होता है और जो इसके वजह से पीछे इसके काम हो रहा होता है या इफेक्ट पड़ रहा होता है, वो चीज़ें। सामाजिक, भारतीय समाज इस समय काफ़ी बटा हुआ था, लोगों में ऊंच नीच की भावना बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में लोग एक दूसरे के साथ खाना पीना, उठना बैठना, या आपको पता होगा अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी की अवधारणा बहुत ज़्यादा प्रबल थी भारतीय समाज में। तो ऐसे में इन चीज़ों को, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक पूंजीपति वर्ग है या ठेकेदार वर्ग है जो भारत में गांवों से मान लीजिए कुछ चीज़ें अनाज ले रहा है, ब्रिटिश कंपनी तक पहुंचा रहा है, उससे अपना हिस्सा ले रहा है और बाकी चीज़ें करके अपना काम कर ले रहा है और हिस्से को लेके अपनी तरफ से अलग हो जा रहा है। शोषणकारी प्रवृत्ति जो कर रहे थे साहूकार, सेठ, महाजन, अब इनका आना जाना रेलवे से हो तो रहा था, हालांकि रेलवे कभी शुरुआत में लोगों को ले आने जाने के लिए नहीं बनी थी, ये बेसिकली बनी थी माल को सीधे बंदरगाह तक पहुंचाने और बंदरगाह से माल को अन्य हिस्सों में पहुंचाने के लिए। लेकिन इस दौरान कुछ मेन ह्यूमन बींग भी तो उसमें जाएंगे और ऐसे में जब बड़े लोगों के साथ आगे चल के, जब विकास के क्रम में आगे जाके बड़े लोगों का छोटे लोगों के साथ एक ही बोगी में जाना हो और बगल की ही सीट में बैठना हो, शुरुआती कुछ विलक्षणता पाई गई कि वही चीज़ें वहाँ पे अपनाई गई कि नहीं आप यहाँ नहीं बैठ सकते या आप इस कोच में नहीं बैठ सकते। लेकिन धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट के तरीके में आगे चल के भारतीय समाज से एक जो छुआछूत रही, इनकी अपनी सांस्कृतिक विभिन्नता जो थी, वो इनके साथ क्षेत्रीयता, ये राष्ट्रवाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद, इन सब में जो है ना विकास हुआ, छुआछूत कम हुआ, सांस्कृतिक विभिन्नताएं एक दूसरे से घुलने मिली, क्षेत्रीयता के मिलने से आसपास के क्षेत्र होने के लिए जो चीज़ें कर रहे थे कि हम इस क्षेत्र के हैं तो हम ज़्यादा अच्छे हैं या ऊंचे पद या जाति पर हैं, ये सब चीज़ें समाप्त हुई, कम हुई और आगे चल के इन सब का रीज़न ये हुआ, इन सब का इम्पैक्ट ये हुआ कि राष्ट्रवाद में बहुत ज़्यादा बढ़ाव या बढ़त देखने को मिली। ये इसके सामाजिक कारण हो गए। लेकिन इसके और भी नेगेटिव अगर कारणों देखें तो रेलवे की सीधे बंदरगाह तक पहुंच से और बंदरगाह से अन्य भारत के हिस्सों में पहुंचने से एक तरीके से कंपनी का पूर्ण सैन्यीकरण देखने को मिला। अब कंपनी एक जगह नहीं है, कंपनी भारत में हर जगह मूव कर सकती है, मूवमेंट बढ़ गया। अब कंपनी जैसे चाहे वैसे चीज़ों को नियंत्रण में ले सकती है, ज़्यादा अच्छे से नियंत्रित कर सकती है। ठीक है। दूसरा एक और चीज़ देखिए, इन सब के चीज़ों के साथ तो ठीक है, लेकिन आसपास में जिस रास्ते से रेलवे जाती थी उस रास्ते से पहले अपने जो देसी वाहन थे जो भी चलते थे, उनके रास्तों में पड़ने वाली चीज़ों में जो अपने देसी उद्योग थे उनका एकदम बिल्कुल लोप हो गया और आने वाले समय में सारा का सारा यह धंधा यहाँ से चौपट हो गया। यानी कि देसी उद्योग चौपट हुए लेकिन आधुनिक उद्योग विकसित हुए, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। बिल्कुल दूरदर्शिता की दृष्टि में वो सही फिट बैठा। ठीक है। अब सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी आप इन्हीं से ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ क्या मतलब बहुत सारे लोग, मास की जनसंख्या में ऐसे लोग थे जिनका प्रवासन एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पाता था, लेकिन इसकी वजह से लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया और ट्रैवल करने के दौरान ये पाया कि भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो हमसे अछूते रह गए हैं, हमसे नीचे भी लोग हैं, हमसे बहुत अच्छे लोग भी हैं, या हमारे बराबरी के लोग भी अन्य जगहों पर निवास कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो लोगों का आपस में मिलना जुलना, उनके सांस्कृतिक विभेद, उनके सांस्कृतिक जो भिन्नताएं हैं या उनकी जो समरूपताएं हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिली और एक नए कल्चर का जो है कि निर्माण हुआ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट कल्चर, जो एक साथ सहजीविता के आधार पे बेसिक करती थी और ये जो है कि एक साथ अपने साथ जीवन जीने की कलाएं सीख रहे थे आप आपस में आदान प्रदान से। ठीक है, ये आपकी सांस्कृतिक भिन्नताएं। आर्थिक, इन सब को अगर आप कंक्लूड कर ले तो आर्थिक चीज़ें आपको मिली जानी है। इन सब को कंक्लूड करने के दौरान अगर आप आर्थिक देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि आर्थिक चीज़ें यहाँ राष्ट्रवाद जो है ना
कि ये हमारा संसाधन है, हमारा देश है, हमारे संसाधनों और हमारे देश से निकले संसाधनों पर पहला हक हमारा होना चाहिए। हमारे लोग हैं, हमें आपस में मिल बांट कर रहना चाहिए, हमें एक साथ मिलजुल के साथ रहना चाहिए। और इन सब की वजह से जो देशीकरण हुआ व्यापार का, जो कि टाटा और बिरला को सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला, और देसी उद्योग जो कि वहाँ पे पनप रहे थे धीरे धीरे करके, इनकी वजह से आर्थिक दृष्टि से भी हमें फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, बात ये भी थी कि जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं ना, कभी कभी वो बिल्कुल नहीं होती। मीन्स अगर एक तरीके से रेलवे विकास कर रहा था और भारतीयों की पूंजी एक साथ बढ़ रही थी, इनमें बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, चूँकि धन निवेश और धन का निष्गमन या बहिर्गमन ये हो नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे एक चीज़ काम कर रही थी, एजेंसी हाउस। एजेंसी हाउस का क्या काम था? एजेंसी हाउस का काम ये था कि जो कंपनी के लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्हें वेतन तो नकद में दिया जा रहा था, लेकिन उनकी फैमिली जो थी वो इंग्लैंड में रह रही थी। अब कंपनी एजेंसी हाउस यहाँ से जो व्यापार करती थी, जो यहाँ व्यापार हो रहा है, यहाँ EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहे थे, ठीक है। और इस व्यापार से होने वाले लाभ को, और यहाँ पे जो कृषि हो रही थी, कृषि को आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो वहाँ के जमींदार थे, साहूकार लोग थे, वहाँ के बेसिक जो आसपास के लोग थे, उनसे चीज़ों को लेते थे, इन लोग के पास जमा कराते थे और उसमें से कुछ अपने हिस्से लेके वापस कर देते थे। और इसे एक बार हम सनसेट लॉ के रूप में भी पढ़ेंगे, अभी से बात करेंगे, सूर्यास्त कानून के बारे में बात कर लेंगे। तो ये जो यहाँ से लोगों को मिलता था, इस लाभ को कंपनी के जो लोग हैं इनका वेतन दिया जाता था, इनके जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए पेंशन दिया जाता था, ठीक है। और इस लाभ को जो यहाँ ये व्यापार और कृषि करने वाले बिचौलिए थे, यानी कि यहाँ पे जो पूंजीपति थे या साहूकार महाजन जो थे, इसी लाभ में से इनको भी हिस्सा दिया जाता था और बाकी बचे पैसों को इस एजेंसी हाउस के पास भेजा जाता था। और ये एजेंसी हाउस जो है कि इन पैसों को इंग्लैंड में निवास कर रही इनकी फैमिली को दे दिया करती थी। यानी कि एजेंसी हाउस का काम इतना सा था कि अनिवासी भारतीय क्या, यानी कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी के, उनके वेतन या पेंशन को इंग्लैंड भेजने के लिए जो मूल संस्था थी वो थी एजेंसी हाउस, और ये काम कर रही होती थी। एक और चीज़, जब ये सब चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चल रही थी, और इसी दौरान आप पाएंगे कि विश्व भर में बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ चेंज हो रही थी, और ऐसे में इन सब का इम्पैक्ट भारत में पड़ रहा था। भारत में इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि लास्टली अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो पहले जो प्रधानमंत्री हमारे बने वो बने नेहरू, और नेहरू का दृष्टिकोण हमेशा से समाजवादी रहा। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, हमेशा से समाजवादी दृष्टिकोण उनका रहा। समाजवादी दृष्टिकोण ये कहता है, देखिए दो दृष्टिकोण है, मैंने आपको पहले ही बताया है पिछली क्लासों में। एक है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट और दूसरी है समाजवादी सोशलिस्टिक, ठीक है। तो समाजवादी दृष्टिकोण किसका था? नेहरू का। और समाजवादी दृष्टिकोण यह कहता है कि सभी पर, सभी संसाधनों पर सभी का बराबर हक होगा। तो नेहरू के इस दृष्टिकोण से जो भारत में कंपनियां काम कर रही थी वो बेसिकली इंडिया लिमिटेड लिख के काम चला रही थी, अपना व्यापार कर रही थी, जो कि भारतीय कंपनियां नहीं थी, बाहर की कंपनियां थी, लेकिन अपने कंपनी के नाम के आगे इंडिया लिमिटेड लगा के अपना काम कर रही थी। जैसे हिंदुस्तान लीवर सुना होगा आपने, कोलगेट सुना होगा। अब इन लोग के इस कंपनी के आगे अपना नाम लगाने के बाद उसके आगे एक और चीज जोड़ देते थे, इंडिया लिमिटेड। ये लोग नेहरू के समाजवादी दृष्टिकोण से घबराए हुए थे और अंततः भारत को छोड़ जाते समय अपनी संपत्ति को बहुत ही कम दामों में भारत के इन व्यापारी व जो कि टाटा बिरला लोग थे, और भी कुछ कम थे लेकिन ठीक थे, इनके जगह पे बहुत ही कम दामों में इन्हें बेच के चले गए।
सोशलिटिक अप्रोच ये कहता है कि सब पर समान हक होना चाहिए, सभी का, हर संसाधन पे, जबकि पूंजीवादी दृष्टिकोण इससे बहुत ही अलग काम करता है। इसमें दोनों को जो है कि साथ रखा जाता है। तो पूंजीवाद का यहाँ कोई मतलब नहीं था। नेहरू समाजवादी के बहुत बड़े पक्षधर थे और इसीलिए अपना काम ही करना चाहते थे समाजवादी पक्ष में। इनके इसी दृष्टिकोण से कोई और कंपनी जो कि भारत की भी थी, वो भारी उद्योगों में या लॉन्ग टर्म में अपना निवेश नहीं करना चाहती थी। वह इसीलिए पहली बार जब पंचवर्षीय योजना आई थी, 5 ईयर प्लान जिसे आप कहते हैं, 5 ईयर प्लान, तो सबसे पहले इन उद्योगों में जो निवेश आया, जो इन्वेस्टमेंट आया, वो भारत की सरकार ने स्वयं किया। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना क्या थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कि भारी उद्योग, पहली पंचवर्षीय में कृषि को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था और बहुत सफल भी रही, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था। भारी उद्योगों में भारत सरकार ने अपनी पूंजी लगाई। बाद में चल के अन्य प्राइवेट संस्थाओं ने भी इसमें रुचि दिखाई और चीज़ें आज जैसे चल रही हैं आपको ऐसी दिख रही हैं। बहुत ही ज़्यादा संक्रमण काल से गुजर के भारत यहाँ तक पहुँचा है। वी हैव टू रेस्पेक्ट अवर नेशन। और इस मामले में नेहरू के दूरदृष्टि की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने 3 भागों में पढ़ा था इसे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इन तीनों चरणों को अगर हम एक साथ कोलैबोरेट करके पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन सब के दौरान ड्रेन ऑफ वेल्थ एक पक्षी हमेशा रहा। रजनी पाम दत्त हो या आरसी दत्त हो, इन लोगों ने ड्रेन ऑफ मनी को, ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो है कि बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया हुआ है। जैसे कि आरसी दत्त ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की नीति थी उस पे ड्रेन ऑफ वेल्थ का बहुत सीधा प्रभाव दिखता था। इस बात को सभी लोग मानते थे। इवन कार्ल मार्क्स इसे घिनौनी नीति तक कहता ही था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे किसी और वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।